दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। असल में ये आज का नया किस्सा नहीं है। कल जो हमने अफजल भाई, अफजल पटनी की कहानी आपको सुनाई थी, उसी का दूसरा भाग है। आपको बता दें कि जब दुबई वो इकबाल कास्कर के कहने पे गया था तो उसकी शादी हो चुकी थी और एक उसका छोटा सा बच्चा भी था। उसके बाद पहले आ जाता है वापस, कल आपको बताया, और 2003 से वो रोज़ बिना नागा, बरसात हो, अंधेरी हो, कुछ हो, उस आदमी ने 4 साल जेल के बाहर बैठ के अपने दोस्त इकबाल कास्कर के साथ दोस्ती निभाई। इस बीच उसके घर के खर्चे भी थे, जो कुछ पैसा उसके भाई उसको हर महीने दिया करते थे। एक छोटा सा एक कमरे का घर था जिसमें रहता था, और कुछ पैसा उसको चिट्ठी बना के इकबाल कास्कर भी दिया करता था। वो पैसा भी वो उस चिट्ठी को रिकॉर्ड में लगा के वो ले लिया करता था। उसको खर्चे हैं, उसने बाहर बैठा है, खाना है, पीना है, घर का खर्चा भी चलाना है। कुछ दोस्ती थी, काम करता था, ईमानदार था। तो इकबाल कास्कर उसको थोड़े बहुत पैसे हर महीने या हर हफ्ते या रोज़ कुछ ना कुछ दे दिया करता था, लेकिन वो उसका भी हिसाब रखता था। ये बात हो जाती है। अब 2007 के शुरू में जब ये लगने लगा था कि इकबाल कास्कर के अभी केस की सुनवाई ख़त्म हो गई है, जजमेंट आएगी, वकीलों को पता चल जाता है कि ये इस केस में बरी हो जाएगा, तो एक दिन अफजल पटनी ने अपने दोस्त इकबाल कास्कर को कहा कि भाई, अब मेरे एक बच्चा है, दूसरा बच्चा होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि ये घर जो मेरा है छोटा सा, ये 30 लाख का बिकेगा। तो मैं चाहता हूँ इतने पैसे में मुझे इस एरिया में बड़ा घर तो मिलेगा नहीं, साउथ बॉम्बे में, नागपाड़ा में, बोरी मोहल्ला में, पड़ोसी था इकबाल कास्कर का। तो मैंने जोगेश्वरी में एक घर देखा है, एक पुरानी इमारत में, जो इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतने पैसे में मुझे वो मिल जाएगा जोगेश्वरी में। तो मैं आपसे 2-3 दिन की छुट्टी मांगता हूँ ताकि मैं वहाँ जाके अपने घर का बंदोबस्त कर लूँ। इकबाल कास्कर को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे भाई, आप हमारे भाई हो, इतने सालों से बचपन की हमारी दोस्ती है, और पिछले 4 साल से तुमने हमारा जो साथ दिया है इतनी ईमानदारी से, मेहनत से, कोई बात नहीं, आप अपने एरिए में बोरी मोहल्ला के आसपास कहीं घर ढूंढो, जितने का भी होगा बाकी का पैसा मैं दे दूँगा जितना आपको चाहिए। लेकिन अफजल ये नहीं चाहता था कि इतना बड़ा एहसान वो अपने दोस्त का ले। उसको लगता था कि कहीं ना कहीं कल को ये बात ना हो कि इसने जो दोस्ती निभाई थी वो एक नया घर खरीदने के लिए लालच में निभाई थी। नहीं चाहिए, उसने इनकार कर दिया। लेकिन वो दोस्तों में गाली गलौज भी चलती हो, तो इकबाल ने गालियाँ दी कि देख, ये मेरा दोस्ती के नाते तुम्हें हुक्म है कि तुम घर देखो, जितना बड़ा तुम्हें चाहिए वो ले लो, और बाकी पैसा जो है मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। खैर, इकबाल के जिद करने पे अफजल जो था उसने एक घर देखा बोरी मोहल्ले में। वो 3-4 फ्लोर पे था, पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन जितना बड़ा घर उसको 30-35 लाख में जोगेश्वरी में मिल रहा था, उतने एरिया का घर इसको यहाँ पे 70 लाख का पड़ा। उसने इकबाल से बात की कि भाई, ये तो बहुत महंगा सौदा है, यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी। इकबाल ने पूछा, क्या बात? उसने कहा कि मेरे पास तो 30 लाख है और वो 70 लाख का घर है। 40 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं इस पंगे में, लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। इकबाल ने फिर उसको दोस्ती में गालियाँ दी कि तू उसका सौदा कर, बाकी पैसा मैं अरेंज करके देता हूँ।
वही अरेंज कहाँ से करना था, वही पैसा जो रोज़ का आता था कंपनी से, उसी में से उसको कहा कि तुम रोज़ का इतना पैसा रख लिया कर, मैं जिस तो पूछेगा तेरे को कुछ तो मैं जवाब दूंगा। खैर वो आदमी 40 लाख का अरेंज करके महीने 2-4 महीने में वो नया घर ले लेता है बोरी मोहल्ला में, 70 लाख दे के रजिस्ट्री करवा लेता। और सबको पता था कि ये घर 70 लाख का, उसने उसमें कोई हेरा फेरी नहीं की कि 50 लाख के घर को 70 लाख बता के उसने कुछ इकबाल कास्कर जैसी कंपनी से ज़्यादा पैसे ऐंठ लिए। उसने जो किया इकबाल कास्कर को कॉन्फिडेंस में लेके किया। खैर इकबाल बहुत खुश हुआ कि मेरा दोस्त मेरे से दूर नहीं गया, मैं छूटूंगा तो बाहर मिलेंगे, रोज़ बैठेंगे साथ में। जोगेश्वरी इसको मिलने कौन जाएगा, जाए जोगेश्वरी से रोज़ रोज़ कहाँ आएगा, ये इकबाल का सोचना था। और अफजल को ये सोच उसकी पसंद आई, उसने वो घर ले लिया। उसके एक और बच्चा भी हो जाता है। अब 2 बच्चे हो गए, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उस नए घर में रहना शुरू किया। इकबाल की वो बरी हो जाता है, एक्विटल हो जाता है, घर आ जाता है। लेकिन काफ़ी दिनों तक तो वो उनके रीति रस्म रिवाज चलते रहते हैं, मिलनियाँ गिलनियाँ, लोगों का आना जाना करना, और ये सिलसिला चलता रहता है। उन दिनों में कुछ महीने और भी जो इकबाल के खर्चे थे, वो उनके लिए भी जो पैसा आता था उसका भी हिसाब किताब अफजल रखता था। और ये 2008 आ जाता है, तब तक पूरे का पूरा पैसे का लेना देना अफजल के हाथ में रहता, और उसकी छोटी छोटी डायरियाँ भर भर के बड़ी डायरियों में ट्रांसफ़र करता रहा। वो अपना एक वही खाता प्रिपेयर करके रखता जा रहा था। अचानक 2008 में एक दिन उसको इनका कॉमन फ्रेंड, पुराना दोस्त, कंपनी का आदमी सलीम चिपलून वो मिलने आता। इकबाल कहीं मुंबई के बाहर गया हुआ था, तो उसके दफ्तर में जहाँ इकबाल का बैठना था, ठिकाना था, अड्डा था, वहाँ पे ये अफसर पटनी था, कुछ और लोग। तो सलीम चिपलून आके कहता है कि भाई जरा एक बार आप छोटा शकील से बात कर लो। अब अफसर को थोड़ा अजीब लगा कि हमेशा छोटा शकील उससे बात करता था, उसके पास नंबर है, कुछ है, तो आज इसके थ्रू मुझे मैसेज क्यों भेजा गया। तो उसने कहा कि मैं आप नंबर मिला के देता हूँ। तो सलीम चिपलून ने, चिपलून मुंबई और गोवा के बीच में सेंटर में एक सब डिवीज़न है, वहाँ का कोंकण का इलाका है, बहुत सारे दाऊद फैमिली के रिश्तेदार और इनके यार दोस्त उस इलाके में रहते। तो चिपलून ने फ़ोन मिलाया छोटा शकील को और अफजल की बात करवाई। छोटा शकील ने कहा कि अफजल भाई बुरा मत मानना, लेकिन हमें पता चला है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ हुई है। और अब माथा ठनका अफजल भाई का कि हो ना हो ये फ्लैट वाली बात कहीं से सलीम चिपलून को मालूम पड़ी और उसने इसकी खबरी कर दी हो छोटा शकील के साथ, और आज आके मेरी आमने सामने से बात करवा रहा है ताकि इस बात का कोई गवाह रहे। तो सलीम चिपलून ने बोला कि क्या बात हुई भाई से। वो बोलता ठीक है, उन्होंने हिसाब मांगा है, मैं दे दूंगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। चलो सलीम चिपलून चला गया। 2-4 दिन के बाद इकबाल वापस आता है तो अफजल उसको बताता है जो पूरी बात हुई, और इकबाल को बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं ये चिपलून कौन है आपकी बात करवाने वाला, जिसको बात करनी है मेरे से करे, आप तो मेरे आदमी हो, आप कोई डी कंपनी के मेंबर नहीं हो, आपको कोई डी कंपनी पगार नहीं देती है, तनख्वाह नहीं देती है, उसका काम नहीं करते, आप मेरे दोस्तों मेरे साथ काम करते हो, तो इनकी हिम्मत कैसे हुई। तो कहते हैं कि इकबाल ने अच्छा खासा झगड़ा छोटा शकील से किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, और सलीम चिपलून को भी गालियाँ वालियाँ दी फ़ोन करके, तुम बीच में क्या बिचौलगिरी करते हो, खबरदार ऐसा कभी मेरे काम में दखल दिया।
आपको हिसाब चाहिए, आपको मिल जाएगा। खैर, तो ये इशारा अफजल समझ गया कि हिसाब देना पड़ेगा। उसको इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास पाई पाई का पैसे पैसे का हिसाब था। उसने फिर छोटा शकील को फ़ोन किया कि बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, इसको मैं भेजूँ तो कैसे भेजूँ? चिट्ठियाँ तो मैं आपको भेज नहीं सकता, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगी। अब कोडेड हैं, कोड वर्ड है, जो हमारी सूरती बिजनेसमैन लोगों की भाषा होती है, उसमें मैंने ये कोड वर्ड में लिखी हुई हैं। तो इसमें समय लगेगा। मैं इसको कंप्यूटर पे रोज़ फीड करके ट्रांसफ़र करके आपको जितनी मैक्सिमम एंट्रीज मैं रोज़ की भेज सकता हूँ, आपको रोज़ की रोज़ या दूसरे तीसरे दिन भेजता रहूँगा। आप ये अंदाज़ा लगा लिए कि जब आर्थर रोड जेल के बाहर बैठ के दर्जनों सैकड़ों पर्चियाँ रोज़ की आती थी, महीने की कितनी हो गई, साल की कितनी और 4 साल की कितनी, और उनको सब कोड वर्ड से लिखना, वो आदमी का नाम क्या है, कितनी तारीख को कितने बजे कितने पैसे दिए, कितनी तारीख को कितने बजे कितने पैसे दिए, किसको दिए, क्यों दिए, वो सब इस आदमी को हिसाब किताब करते करते 1 साल हो गया। और दूसरे तीसरे दिन जब रोज़ ये आदमी पूरा वो डायरी को अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके डेसिफर करके ईमेल करता था या व्हाट्सएप पे भेजता था, कुछ भी था, वो छोटा शकील को भेजने लग गया। और इस बात की खबर इकबाल को नहीं थी। इसने अपनी तरफ से पूरा अकाउंट भेज दिया, लेकिन अपनी वो डायरियाँ फिर भी संभाल के रही कि कहीं आमना सामना वो पूछेंगे कि डायरी भी दिखाओ, ओरिजिनल जो एंट्री तुमने कंप्यूटर में करके भेजी है, क्या प्रूफ है कि वही एंट्री जो है वो तुम्हारी उस डायरी में और पर्चियाँ जो तुम्हारे पास हैं उनमें उनका जिक्र है। वो सब उसने संभाल के रखी। 2009 आ जाता है। वो एक बात फिर ये बात निकलती है कि तुमने भाई सब हिसाब दे दिया, तो 40 लाख का हिसाब नहीं दिया, वो जो तुमने घर खरीदा था वो भी छोड़ो, उसके अलावा भी कोई 1 करोड़ कोई 1.25 करोड़ की एंट्री जो है वो मैच नहीं हो रही, वो पैसा कहाँ गया? उस बेचारे ने फिर दुखी होके इकबाल से बात की कि भाई साहब ऐसे ऐसे मैंने आपको कहा था कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझे ये पैसा लेने को कहा, मैंने ले लिया, और अब मुझे कहा जाता है कि वो पैसा वापस करो, उसका हिसाब दो कि 40 लाख कहाँ गया। अब मैं ऐसे करता हूँ, अपना घर बेचता हूँ, आपका 40 लाख वापस करता हूँ और मैं कहीं और इस एरिया से शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे इतने पैसों में घर नहीं मिलेगा, अभी तो और भी महंगे हो गए। फिर इकबाल को बुरा लगा। उसने फिर कराची फ़ोन किया, गाली गलौज हुआ। लेकिन जब इतनी बात बढ़ जाती है तो एक ईमानदार आदमी के मन में, दिल में खटास तो जगह कर लेती है। वो पहले वाली बात रहती नहीं। ये करते करते हिसाब होते होते इकबाल ने बोल भी दिया कि वो मेरी जिम्मेदारी है, जिसको 40 लाख लेना वो मेरे से मांगे। आगे बोल भी दिया कि आप आगे से ऐसी बात अफसर से नहीं करोगे, जो सा मांगना मेरे से मांगो, आइंदा उसको फ़ोन नहीं करना। उसके बाद अफसर को तो कभी फ़ोन नहीं आया किसी का, किसी ने हिसाब नहीं मांगा, लेकिन अंदर ही अंदर अफसर डिस्टर्ब रहने लगा। इनका एक और दोस्त था खास, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो भी किसी अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी में शामिल नहीं। तो 2010 को एक दिन अचानक ये दोस्त बैठे थे, अफसर अपने उस कॉमन फ्रेंड जो इकबाल का भी दोस्त था, दाऊद का भी दोस्त था, छोटा शकील को सबको जानता था, लेकिन कोई उसका इनकी एक्टिविटी के साथ कोई लेना देना नहीं। तो उसी इलाके के लोग सब, मोरी मोहल्ला के, टेमकर स्ट्रीट, उस इलाके के रहने वाले। तो बैठे बैठे उस दोस्त ने पूछा कि यार अफसर एक बात बताओ, तो पहले भी 3-4 बार हमारी मुलाकात हुई, तो डिस्टर्ब क्यों रहता?
इसके पहले एक और इंसिडेंट भी हुआ था, आपको वो भी बता दूं। ये बात जब चली पैसे के लेन देन की, तो कुछ खबरी लोग तो होते हैं जो पुलिस को इन्फॉर्म करते रहते हैं। उसने ये बात किस्सा कहीं राकेश मारिया को सुना दिया। अब राकेश मारिया पुलिस ऑफिसर, उसको लगा ये तो बहुत बड़ा मसाला हो सकता है, अगर अफसर सब बातें हमें बता दे, कुछ करे, तो हम शायद ये दाऊद गैंग की जो फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं कैसे होती हैं उसके बारे में कुछ पता चले। तो ये राकेश मारिया उसको ढूंढते ढूंढते, अब उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं, अफसर उसको पकड़े तो कैसे पकड़े, जो लेना देना है उसका और इकबाल का है। इकबाल अभी अभी 2 साल पहले छूट के आया था, 3 साल पहले, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। तो मारिया ने देखा कि और ये अफजल कहीं बाहर कहीं जाके बैठ के हंकार करना, लोगों को डराना धमकाना, ऐसा काम करता नहीं था। उसके यार दोस्त थे, कभी कभार बैठ के किसी रेस्टोरेंट में खाना बना साथ में खा लेते थे। और एक दिन 3-4 दोस्त खाना खा रहे थे उसी इलाके में एक रेस्टोरेंट। वहाँ पे इनके साथ एक पुलिस का बड़ा ईमानदार किस्म का ऑफिसर भी था, जो कुछ अपनी को और बातचीत करने खबर निकालने गया था, खाना खा रहे। और वो रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ दारू वारू नहीं चलती है। तो खाना खाते अचानक राकेश मारिया की गाड़ी आती, उसको खबरी इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ ये लोग बैठे। अब जो वो ऑफिसर था वो राकेश मारिया का जूनियर तो था नहीं, लेकिन दूसरी किसी एजेंसी का था। तो मारिया को थोड़ी हैरानी भी हुई कि अभी इस ऑफिसर के सामने मैं कुछ कर तो सकता नहीं, गोली तो मारनी नहीं थी। लेकिन उसने अफजल को बाहर बुला लिया कि इधर आओ, तुमसे बात करनी। क्या बातचीत हुई वो तो किसी ने सुनी नहीं। लेकिन उसके बाद अचानक मारिया को गुस्सा आता है और वो एक सेंटेंस बोलते हैं जो बाकी लोगों ने सुन लिया। वो ये था कि अफसल, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अब तक तुम हमारे हत्थे नहीं चढ़े, नहीं तो कभी का तुम्हारे घर वालों ने अखबार पढ़ लिया होता। ये बहुत बढ़िया डायलॉग है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे दोस्तों ने सुनाया। मतलब ये था कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ होता तो कभी का तुम्हारा एनकाउंटर हुआ होता और उसकी खबर अखबारों में छप गई होती और तुम्हारे घर वालों ने वो अखबार पढ़ लिया होता। उसके बाद राकेश मारिया चला जाता। लेकिन इस बात से अफसर बहुत डिस्टर्ब हो जाता कि आखिर जो माजरा क्या है, मैंने किया क्या है। मैंने तो अपने दोस्त की दोस्ती निभाई, जो किया है उसको बता के किया। अब राकेश मारिया का अचानक आना, उसको इस किस्म का एक धमकी नुमा डायलॉग बोल जाना, आदमी डिस्टर्ब तो हो गई। उसके कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है जिसका जिक्र मैं कर रहा था, और वो दोस्त कहता है तुम डिस्टर्ब लगते हो, बात क्या है। तो बिना उसको कुछ जवाब दिए अफसर अपनी जेब से एक डायरी निकालता है जो अपनी जेब में रखता था। मास्टर डायरी जो थी वो थोड़ी बड़ी थी, वो निकाल के उसके टेबल पर रख देता है कि ये देखो, सब बीमारी की जड़ ये एक डायरी है जिसमें उस पैसे का हिसाब किताब है जो मुझे भेजा गया डी कंपनी की तरफ से और मैंने 4 सालों 5 सालों में खर्च किया। अब ये डायरी मेरी जान की दुश्मन बनी हुई, इसको मैं ना फेंक सकता हूँ, ना आग लगा सकता हूँ, ना इसको समुद्र में डुबो सकता हूँ, क्योंकि कभी भी मुझसे हिसाब मांगा जा सकता है। ये मेरे गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा। अब देखिए आदमी की विडंबना, एक जिस चीज से वो मुक्ति पाना चाहता है उसको खो नहीं सकता, उसको दिल के साथ लगा के रखना पड़ता है, बड़ी संभाल से रखना पड़ता है, क्योंकि उसी में उसका बचाव है।
अगर वो डायरी कहीं इधर उधर हो जाती है तो उसके पास कोई हिसाब नहीं है। हालांकि उसने वो सब हिसाब भेज चुका था कंप्यूटर से, ज़रिए से, ईमेल से, जैसे भी, लेकिन असल सबूत तो वो था जिसमें सब कोड वर्ड से लिखा हुआ था, पूरी फिगर। पर्चियाँ उसने अपने घर में या कहीं और रखी हुई थी, करैबोरेटिव एविडेंस। तो उसको दोस्त ने कहा, यार कोई बात नहीं, इकबाल अपना दोस्त है, बाहर गया हुआ थोड़े दिनों के लिए, आने दो, उससे मैं भी आपके साथ चलूँगा तो बात करेंगे, इसको एक ख़त्म करते हैं इस किस्से को, तुम चिंता मत करो, उदास मत हो। तो वो आदमी, उसको लगा कि मेरा एक और चाहने वाला मेरे साथ मेरी मुश्किल को हल करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा उसको कुछ सुकून मिला होगा या कुछ लगा होगा कि शायद मेरी परेशानियां कम हो सकती, और वो उठ के चला जाता है दुआ सलाम करके। ये दोस्त उसको बाहर तक छोड़ने जाता है। जब वापस आता है तो देखता है कि डायरी तो उसके टेबल पे पड़ी है और लेके ही नहीं गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने उठाई डायरी और अपने लॉकर में रख दी, क्योंकि उसको डायरी की अहमियत अफजल बता चुका था। उसने कहा कि ये कीमती चीज़ है, संभाल के रखनी चाहिए। कहा उसको कहाँ ढूंढने जाऊँगा, घर गया, कहाँ गया, मैं अपना काम धंधा छोड़ के जा नहीं सकता, 2-4 दिन में फिर मिलेगी तो उसको दे दूँगा। उसने अपने लॉकर में, जहाँ वो अपना पैसा, कीमती कागजात रखता था, वो बड़ा बिजनेसमैन है, पैसे वाला आदमी, उसने लॉकर में रख ली। और उसके दूसरे दिन सुबह सुबह उसको फ़ोन आता है कि अल्फाज भाई के अफजल भाई की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। और ये आदमी परेशान भागता है उसके घर, यकीन नहीं आता उसको, जाके देखता है तो वहाँ भीड़ लगी। पता चला कि ब्रेन हैमरेज से अफजल भाई की डेथ हो गई। कितना प्रेशर होगा उस आदमी के दिमाग पे, जिसको कोई बीमारी नहीं थी, गोरा चिट्टा हैंडसम आदमी था, अच्छी फिजिक थी, जैसे एक ज़माने में यंग एज में अपना एक्टर अनिल कपूर लगा करता था, बहुत गोरा था, अच्छी पर्सनैलिटी थी, क्योंकि क्रिमिनल तो था नहीं, मस्कुलर नहीं था, लेकिन वेल बिल्ट बॉडी थी, फिट था, फिजिकली फिट, गोरा चिट्टा, हीरो जैसा लगता था। अब दुनिया में नहीं रहा, इकबाल शहर में नहीं है, तो घर वालों ने सब ने फैसला किया कि इकबाल के साथ इसकी दोस्ती थी, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। उसको इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन उसके पहले इकबाल की बहन, दाऊद की बहन, वो घर पे आ जाती, अफसोस करने के लिए, देखने के लिए कि हुआ क्या। और उसको घर वाले शायद बता देते हैं, वो 3rd फ्लोर पे जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ के, लिफ्ट वाली बिल्डिंग नहीं थी, हसीना आपा। और कुछ समय के बाद जब वापस आती है तो बहुत गुस्से में थी। वो आके वहाँ पे जो छोटा शकील के लोग बैठे थे, जो उसको पता था कि छोटा शकील को रिपोर्ट करते हैं, उनको बहुत डांटना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारा शकील वकील अपने आप को समझता क्या, एक आदमी की जान ले ली आपने, तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। कुछ इस किस्म की बातें हुई। उसने अपना गुस्सा, जो घर वालों ने बताया कि छोटा शकील के हिसाब मांगने से आदमी परेशान था, इसलिए उस परेशानी से मर गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, तो हसीना आपा को बहुत गुस्सा आया। उसने, उसके पास नंबर थे इकबाल की, उसको फ़ोन किया कि जल्दी आ, जहाँ भी है, अफजल का इंतकाल हो गया है, तेरे आने के बाद उसका लास्ट राइट्स जो है वो किए जाएंगे। और इकबाल शाम को आता है, लेट इवनिंग में, तब तक उसकी बॉडी को वहीं रखा जाता है। इकबाल के आने के बाद इमीडिएटली उसको चंदनवाड़ी मेरन लाइन पे उसके शमशान घाट में, अपना कब्रिस्तान में
लेके जाया जाता, जहाँ उसके लास्ट राइट किए जाते। और इकबाल को लोगों ने पहली बार शायद ओपनली इस तरह रोते हुए देखा। और वो शख्स जिसके पास वो अपनी डायरी छोड़ गया था, उस आदमी ने वो डायरी आज भी संभाल के रखी हुई है कि कल कभी कोई आदमी अफजल की ईमानदारी पे शक करे और कहीं बोले कि उस आदमी ने पैसे की हेरा फेरी की है, तो मैं उसको ये डायरी दिखा दूंगा। वो जो कोड वर्ड उसने लिखे हैं, वो भाषा मुझे भी आती है, मैं उन कोड वर्ड्स को डिकोड कर सकता हूँ। अब अफजल भाई तो यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी बेकसूरी का सबूत आज भी उसके कौर तो उसकी तिजोरी में बंद पड़ा। सो दोस्तों, ये है अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से कहानियाँ। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।